बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ड्रग से रिलेटेड कुछ मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बात करते हैं। थोड़ा सा इन्हें समझने की कोशिश करते हैं या थोड़ा सा फैमिलीज़ को कुछ उन चीज़ों के बारे में बता देते हैं जो कि आजकल माशरे में बड़ी कॉमन हो रही है और उसका बड़ा नुकसान अ, बच्चों को हो रहा है। पहली बात तो माँ बाप अ, जो फैमिलीज़ के हेड्स हैं उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर न डाला करें कि बेटा आपने पोजीशन लेना है। कोई ज़रूरी नहीं है पोजीशन लेना। ऐसा तो है नहीं कि सेकंड पोजीशन पे आने वाले बच्चों के लिए माशरे में कोई जगह नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये जो आप बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि बेटा आपने टॉप पोजीशन लेना है, आपने पूरे क्लास में पोजीशन फर्स्ट पे आना है, तो सर क्लास में 20-25 बच्चे होते हैं, उन 20-25 में सिर्फ एक ही बंदा फर्स्ट पे आ सकता है। अब वो जो आप प्रेशर डालते हैं पोजीशन के लिए, उन बच्चों को लोग ड्रग की तरफ लेके चले जाते हैं कि ये जो प्लान ड्रग है ये आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 2 से 3 दिन नींद नहीं आएगी और 1-2 बार करने से कुछ नहीं होता। ये बात बिल्कुल गलत है। 1-2 बार करने से ही तो सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। तो ये बच्चे न चाहते हुए भी ड्रग की तरफ चले जाते हैं। तो काइंडली बच्चों के ऊपर प्रेशर न डाला करें। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आजकल तालीमी इदारों में मनशियात का इस्तेमाल बेतहाशा ज़्यादा हो गया है और बदकिस्मती से शायद हमारी सरकार को भी, जो भी वक्त के जितनी भी सरकार है, जिस भी पार्टी के हैं, उनको इतनी फुर्सत है ही नहीं कि वो तालीमी इदारों की हिफाजत करें। बहरहाल हमें अपनी हिफाजत खुद भी तो करनी है। अच्छा, दूसरा एक इशू ये है कि बहुत सारी फैमिलीज़ कॉल्स करती हैं। उनका ये कहना होता है कि डॉक्टर साहब आप हमें मेडिसिन बता दें, हम घर पर अपने बच्चे का, अपने भाई का, या वो ड्रग एडिक्ट खुद होता है कि मैं घर पर ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ, या उसके पीछे 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मेरा ख़्याल है ज़ाती कि इन बच्चों का कभी कभी ऐसे ट्रीटमेंट सेंटर में इलाज के नाम पे दाखिल हो चुके होते हैं जहाँ इन्हें बहुत बेदर्दी से मारा पीटा जाता है, तो ये काफ़ी बदज़न हो जाते हैं ट्रीटमेंट के नाम से, हॉस्पिटल के नाम से। दूसरा, वैसे भी इंसानी जो जहन है वो इस बात को कबूल नहीं करता कि मैंने 3 महीने किसी क्लिनिक में रहना है, किसी हॉस्पिटल में रहना है, किसी और की मर्ज़ी से उठना है, किसी और की मर्ज़ी से जागना है, किसी और की मर्ज़ी से सोना है। तो ये वैसे भी इंसान के लिए कबूल करना बड़ा मुश्किल सा फ़ैसला होता है। बताना ये चाहता हूँ कि एक तो ड्रग एडिक्शन ख़त्म करने के लिए कोई ऐसी स्पेसिफ़िक मेडिसिन नहीं है कि जिसको आप खाएँ, आपके जिस्म से नशे के लिए नफ़रत पैदा हो जाएगी या फिर नशे की वो जो क्रेविंग है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसी कोई मेडिसिन अब तक दुनिया में बनी नहीं है। दूसरी बात, अगर ड्रग एडिक्शन का जो ट्रीटमेंट है ये मुमकिन होता घर पर करना या कराना, तो पूरी दुनिया में इतने महंगे और इतने बड़े हॉस्पिटल न बनाए जाते। लोग वो मेडिसिन खा के घरों में अपना इलाज करते हैं। तो ये घर में मुमकिन नहीं है। किसी भी हॉस्पिटल को कॉल करके इस बात के लिए वक्त न ज़ाया करें कि हम घर पर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, आप हमें मेडिसिन दे दें, क्योंकि इलाज के लिए 2 चीज़ें बुनियादी हैं जिनके बगैर इलाज मुमकिन नहीं है। एक, आपकी वो टेरिटरी जहाँ आप पेशेंट को रखते हैं, चाहे वो एक बड़ा सा बिल्डिंग हो, हॉस्पिटल हो, एक रिहैब सेंटर हो, जहाँ
नशे से रिलेटेड, मतलब नशा आवर कोई चीज़ वहाँ नहीं होनी चाहिए। अब अगर एक बंदा घर में बैठा हुआ है, वो अपनी मर्ज़ी से बाहर आता जाता है, उनके दोस्त उससे मिलने आते हैं या फैमिली मेम्बर में किसी को भी हमदर्दी हो सकती है, ला के कोई नशे की चीज़ ला के दे सकता है। तो एक तरफ आपकी मेडिसिन भी चल रही होगी, दूसरी तरफ उनका ड्रग भी चल रहा होगा, तो ये तो पहले से भी ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इस पे वक्त न ज़ाया किया करें। दूसरी जो बुनियादी चीज़ है इस ट्रीटमेंट के हवाले से, वो है एक साइकाट्रिस्ट डॉक्टर का होना। किसी भी क्लिनिक में जहां आपने अपना बच्चा एडमिट करना है, अगर वहां पर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर ही नहीं है, तो कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा आपको नहीं होगा। तो आप जिस भी क्लिनिक में अपने बच्चे को एडमिट करते हैं, वहाँ जाके देखें कि क्या वहाँ पर एक सर्टिफाइड साइकाट्रिस्ट डॉक्टर है या नहीं है। ये दो तो बुनियादी चीज़ें हो गई। अब कुछ दूसरी चीज़ें हैं जो उस रिहैब सेंटर को या उस प्रोजेक्ट को या उस कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाता है। वो है उस क्लिनिक में वहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स है, जो आमला है, उनका रवैया। अगर वहाँ रवैया पेशेंट के साथ अच्छा नहीं है, गालम गलोच वाला है, बात बात पर बेइज्जती करने वाला है, या पेशेंट को इंतहाई एंजाइटी भरे माहौल में रखने वाले लोग हैं, तो वहाँ पर भी खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने जब भी कभी अपने किसी प्यारे को एडमिट करना हो, तो ये चंद बुनियादी चीज़ें इनको देखिएगा। अच्छा, ये एक चीज़ बड़ा ज़रूरी है, ये जो रिहैब सेंटर्स है, चाहे मैं हूँ, दूसरे हैं, तीसरे हैं, जितने भी हैं, यहाँ अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, यहाँ सच बोलने की बड़ी कमी है। सच नहीं बोला जाता। जब आप जाकर हॉस्पिटल में जाते हैं, आप उनसे कहते हैं कि मैं अपना बच्चा एडमिट कराना चाहता हूँ, तो बशमूल मेरे सब आपको ये कहेंगे कि हम आपके बच्चे को सर आंखों पे बिठाएंगे, ये हमारा अपना बच्चा है। सर, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। आपके बच्चे को बहुत सारे इदारों में, बहुत सारे वेल नोन इदारों में उस बेदर्दी से मारा पीटा जाता है कि वो अगर ठीक होना भी चाहता होगा तो वो शायद ये फैसला करे कि मैं क्यों ठीक हूँ, ये कोई ये तरीक़ाकार है जो मेरे साथ किया जा रहा है। अगर मैं अपने घर फ़ोन करने की रिक्वेस्ट करता हूँ, तो इसके बदले मुझे मारा पीटा क्यों जा रहा है। या अगर मैं हैवी नशे से लाकर बंद कर दिया गया हूँ, मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है और मैं दर्द के मारे चीख रहा हूँ, बजाय एक अच्छी मेडिसिन देने के अगर मुझे मारा पीटा जा रहा है, तो मैं ठीक क्यों हो जाऊँ। दूसरा, अगर आप उन्हें बात बात पर जलील करते रहते हैं, क्योंकि फैमिलीज़ जब बच्चे को एडमिट हमारे पास करती है, तो वो हमें बच्चे के बारे में बहुत कुछ नेगेटिव चीज़ें बता रहे थे जो बच्चे ने पहले से किया होता है। मसलन किसी ने बेतहाशा ज़्यादा उधार लिया होता है, किसी के अपने फैमिली रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके होते हैं, बीवी के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होते, माँ बाप के साथ अच्छे नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें माशरे में वो बिगाड़ चुका होता है। अब वो जो बिगड़ी हुई चीज़ें रिहैब सेंटर वालों को पता चलती है, तो वो रिहैब सेंटर वाले उन्हें बार बार उन्हीं चीज़ों का ताना देते रहते हैं। सर, ये चीज़ें उस बच्चे को मज़ीद ख़राब करती है। तो बात उसी पे आता हूँ कि आप कैसे फैसला करेंगे कि ये जो रिहैब सेंटर जहाँ मैं गया हूँ, ये हज़रात झूठ नहीं बोलते, ये सच बोलते हैं। वहाँ आप कोशिश ये करें कि 2-4 पेशेंट से मिलने की कोशिश करें। रिहैब सेंटर के अंदर जैसे ही आप जाएंगे, ऑनर्स, डायरेक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स, ये तो आपको हर इदारे के बारे में बताएंगे, हमारा इदारा बेहतरीन है, इससे बड़ा अच्छा इदारा कोई नहीं है। सर, आपने वहाँ के
पेशेंट्स के चेहरों में चीज़ें देखनी है। जब आप उन पेशेंट्स के चेहरे को देखेंगे, आपको उनके अंदर एक एग्रेशन, एक नाउमीदी नज़र आएगी। जिस इदारे में मारपीट होती है, जहाँ पेशेंट को एंग्जाइटी के माहौल में रखा जाता है, वहाँ आपको पेशेंट के चेहरे में एग्रेशन नज़र आएगा, नाउमीदी नज़र आएगी। कोशिश करें इदारे से कहें कि भाई मुझे 2-3 पेशेंट से ज़रा अकेले में मिलने दें। कुछ नहीं होता। पेशेंट से मिल के आप पता करें कि भाई आपके साथ कुछ सख्ती होती है या नहीं होती है, खाना कैसा है, क्या आपके यहाँ जो नया पेशेंट आता है वो शुरू के जो 8-10 दिन होते हैं उसमें अच्छी मेडिसिन है। मतलब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं पेशेंट हूँ, तो आप मुझसे सवाल कीजिए कि भाई साहब आप पहले 10 दिन कैसे गुजरे आपके। वो जो पहले 10 दिन है वो आपको पूरे 3 महीने की कहानी सुना देगा। क्योंकि पहले 10 दिन वो वाले होते हैं जब हम पेशेंट का नशा बंद करवा देते हैं तो उस वक्त एंग्जाइटी भी बूस्ट हो जाती है, जिसमें दर्द भी होता है। तो जिस क्लिनिक में अच्छी मेडिसिन होती है उस पेशेंट के वो पहले 10 दिन बड़े आराम से और सुकून से गुजरते हैं। तो काइंडली ये चंद चीज़ें हैं, इन्हें फ़रकने के बाद अपना पेशेंट उस क्लिनिक को दे दीजिएगा। दूसरी एक चीज़, बहुत सारे लोग सवाल ये करते हैं कि हाजी साहब आप लोग बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, आप लोग, हम जितना भी बताते हैं कहते नहीं आप लोग बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। सर बहुत सारे इदारे हैं जो बहुत कम पैसे लेते हैं। सर यकीन कीजिएगा वो जो कुछ इदारे लेते हैं उतने पैसे में तो हम पेशेंट को सिर्फ खाना भी नहीं दे सकते। तो अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे साइकाट्रिस्ट, अच्छा बेहतरीन पुरसकून माहौल, ये फिर देना कहाँ मुमकिन होगा। बहुत सारे लोग थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपने बच्चे मज़ीद ख़राब कर देते हैं। वो जो चंद हज़ार वाली बात होती है उसमें जहाँ खाना ही नहीं हो सकता तो वहाँ मैं आपके लिए एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा साइकाट्रिस्ट, अच्छे मेडिसिन मैं कैसे कर पाऊँगा, या अगला कोई शख्स कैसे कर सकेगा। बराए मेहरबानी इदारे की क्रेडिबिलिटी देखिएगा, वहाँ के माहौल को देखिएगा। हाँ, ये एक चीज़ है कि अगर आपको अल्लाह ताला ने नहीं दिया है तो आप इदारे से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि भाई मैं गरीब बंदा हूँ, मेरी कोई ख़ास मदद की जाए। बिल्कुल आपका हक बनता है। अगर माशरे में एक शख्स अमीर है, दूसरा गरीब है, तो गरीब का हक बनता है कि वो अमीर की मदद हासिल करे। अमीर का फ़र्ज़ बनता है कि वो गरीब की मदद करे, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो। हस्ब तौफीक जितना मेरे इदारे से हुआ करेगा हम करेंगे इंशाल्लाह गरीब के लिए। ये आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप मुझे पेशेंट दें, महंगे दामों दें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मैं आपको किसी भी इदारे के लिए बता रहा हूँ। आप किसी भी इदारे में जाए जहाँ इदारा अच्छा है, वहाँ आप इस बात के ना पीछे पड़ा करें कि भाई आप मुझे ये थोड़े से पैसों में इलाज करके दे दें। इलाज देखिएगा, इलाज अच्छा है या नहीं है। वहाँ आपके बच्चे के साथ चीज़ें अच्छी होने जा रही है या बुरी होने जा रही है। तो सर जहाँ चीज़ें बुरी है, जहाँ पेशेंट को अच्छी मेडिसिन नहीं मिलती, जहाँ पेशेंट को अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, जहाँ पेशेंट को अच्छी मेडिसिन और अच्छा खाना नहीं मिलता, सर वहाँ तो 2000 रुपये का भी हक नहीं बनता। वो तो अगर आप 2000 भी महीने के खर्च करते हैं ना सर, वो 2000 भी आपके बच्चे को ख़राब करने पर लग रहा है। बराए मेहरबानी चीज़ों को फ़रकने के बाद अपने बच्चे को कहीं एडमिट कराइएगा।
اور ایک چیز اور، ادارے میں جس بھی ادارے میں آپ جاتے ہیں، یہ ویڈیو میں اس لیے کر نہیں رہا ہوں کہ میں آپ سے آپ کا پیشنٹ حاصل کروں، یہ میں صرف اور صرف فیملیز کو کنونس کرنے کے لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ویڈیو میں میرا کوئی موبائل نمبر یا میرے ادارے کا نام مینشن نہیں ہے، کہ میں صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ آئے کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ اور ادارے میں جب آپ جاتے ہیں، بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو اندر سے دیکھنے یا دکھانے لائق نہیں ہے، تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ حضرت کیمرے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ہم کلینک کیمرے میں وزٹ کیجیے گا۔ سر آپ یہ سمجھ جائیے گا کہ ان کا جو اندر کا ماحول ہے وہ دکھانے لائق نہیں ہے، وہاں سے دور چلے جائیے۔ جس وارڈ میں آپ کے پیشنٹ نے سونا ہو، جس روم میں آپ کے پیشنٹ نے سونا ہو، اس وارڈ کو، اس بیڈ کو پرسنلی جا کے وزٹ کرے، پھر اپنا پیشنٹ ایڈمٹ کیجیے۔ شکریہ جی۔